तो आज हम लोग को देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये डी ब्लॉक वालों की वेरिएबल होती है। आपको मालूम ही है, जैसे आयरन होता है तो Fe+2 फॉर्म में भी होता है, Fe+3 फॉर्म में भी होता है। ठीक है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। जबकि आपने एस ब्लॉक वालों को देखा है, सोडियम +1 होता है तो मतलब +1 होता है, +2 नहीं होता है ना, +3 नहीं होगा। कैल्शियम में वो +2 है तो वो +1 नहीं हो सकता है। तो एस ब्लॉक वाले नॉर्मल कहे जाते हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसीलिए उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, एस और पी वालों। ठीक है ना, जो मेटल्स रहते हैं उसमें नॉन मेटल्स की तो वेरिएबल हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले जो रहते हैं उनके आपके वेरिएबल होते हैं, यानी कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होती हैं? वेरिएबल होती हैं। पहली बात तो ये हुई है, ये वेरिएबल होती है। अच्छा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस तो मालूम ही होगा। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उन पर चार्ज कितना आता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होगी। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वैलेंसी जीरो हो सकती है, वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, और नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो फिर से वही बात कि अगर यहां पर बात करी जाए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैंने बताई दी थी आप लोग को, NS012 होती है और N-1D 1 से लेकर 9 होती है। ये मैंने 1 से लेकर 10 तक होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, तो अब एक बार फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्हें लिख लेते हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, ठीक है, Fe है यानी आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, तो देखो बहुत सारी, इसे तो अपन क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी ये रहती हैं इनमें से कई का तो अपन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और कई का एक्सप्लेनेशन नहीं भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कॉपर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? तो कॉपर की एक तो होती है +1 और एक होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैसे होती है इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हमें मालूम है 29 होता है। तो ये मालूम है मैं, यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4s2 एंड 3d9, ये होना चाहिए। पर होता क्या है, होता ये नहीं है, होता ये है 4s1 एंड 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहां इसकी क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? ठीक है, और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 आएगी। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, +1 या +2? +1 ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और +2 ज्यादा स्टेबल नहीं होनी चाहिए। पर नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, +2 होती है। तो अब यहाँ हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की उससे कहोगे तो फिर भैया ये तो नहीं होनी चाहिए आपको, ये तो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को तो बहुत हाई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, पर होता नहीं है। +2 स्टेट जो रहती है ये इसकी ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? इसलिए ज्यादा स्टेबल होती है, अब इसके रीजंस यहां पर समझ लेना। इसके रीजंस, सबसे पहले इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाइयर हाइड्रेशन एनर्जी। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी? Cu+2p। Cu+2 फॉर्म में अगर है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखो मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था? मैंने कहा था कि लेटिस एंथैल्पी एक होती है और एक क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लेटिस एंथैल्पी में, देखना जैसे हमारा कोई एक कंपाउंड है MX, ये बना हुआ है, ठीक है, तो जब ये टूटेगा, इसके 1 मोल टूटेगी तो यहां आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां क्या होगी,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी एनर्जी यहाँ चाहिए पड़ेगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी। ठीक है, और जब ये टूट जाएगा तो ये सब पानी से मिल जाएंगे, तो पानी से मिल जाते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, जैसे इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है, तो पानी के सारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से आपके ये लग जाते हैं, पॉजिटिव इस साइड लग जाते हैं, ये आपके पॉजिटिव इस साइड हैं और नेगेटिव इस साइड लग जाएंगे, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। और इसमें दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो यहां से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। और मैंने आपको ये बताया भी था कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चीज ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए लेटिस एंथैल्पी से, तभी कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा। ये 11th में मैंने आपको बताया था। एक कंपाउंड को सॉल्युबल होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए भाई, हाइड्रेशन में जब ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और लेटिस एंथैल्पी तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, है ना, कम एनर्जी चाहिए, तो ये बड़े आराम से ये वाली एनर्जी से तोड़ लेगी, है ना, और जब इसे तोड़ लेगी आराम से तो कोई भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो Cu+2 जो है, जो Cu+2 होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसके कंपैरेटिवली, आयोनाइजेशन के कंपैरेटिवली। आयोनाइजेशन में जितनी एनर्जी चाहिए हाइड्रेशन में उससे ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकालते हो, जो कि इसे स्टेबल बना रहा था, उसका निकलना भी आसान हो जाता है, उसका निकलना भी आसान हो जाता है, इसलिए ये Cu आपकी +2 फॉर्म में आता है। ठीक है, ये हायर हाइड्रेशन एनर्जी कॉम्पेंसेट करती है, ये कॉम्पेंसेट यानी भरपाई करती है किसकी, टू आयोनाइज कॉपर। कौन सा आयोनाइज, आयोनाइज तो ये Cu+1 में भी हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन निकालकर, ये तो इसने अपने आप ही निकाल दिया था, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई जब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। यहां इलेक्ट्रॉन, सपोज करो, देखना, हमने ये बना दिया डी, डी में आपके ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए 1 2 3 4 5 और ये भरा हुआ है 6, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आसानी से निकलेगा कि नहीं, क्यों आसानी से निकलेगा, क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, है ना, तो इसे निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर में कचरा पड़ा हुआ है, हम आ जाए निकालने के लिए, नहीं हमें तो चाहिए कचरा, तो आप क्या मेहनत करोगे उसे बचाने की, वो तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, आप खुद ही फेंकने वाले थे, है ना। अब घर में कोई अच्छी महंगी महंगी चीज रखी और हम आ जाए लूटने के लिए, निकालने दोगे, लड़ोगे, बुरी तरीके से लड़ोगे, है ना। तो ऐसी, अब इधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब आप लड़ाई चालू कर दोगे, भाई हम स्टेबल हैं, आप कैसे इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो इस पहले वाले के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी कि दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए ज्यादा लगेगी ना, तो इसीलिए ये नहीं निकलता है। ऐसी सेम फुलफिल्ड में भी अगर हम बात करें, जब ये स्टेबल है तो ये नहीं निकलेगा, पर देखो तो इसे एनर्जी आपको देनी भी नहीं पड़ रही, क्यों, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी हाई है कि वो बड़े आराम से कॉम्पेंसेट कर दे रही है दूसरे वाले के निकालने के लिए, उतनी एनर्जी ये खुद ही प्रोवाइड करा दे रहा है, इसलिए इसकी +2 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा रीजन, लार्ज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कुछ याद आया, है ना, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा CFSE एनर्जी होती है, और इसी वजह से इसके कंपाउंड जो रहते हैं वो कैसे बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। तो ये दो दो रीजन हो गए, एक तो ये रीजन हो गया और दूसरा लार्ज CFSE, ये रीजन हो गया। उम्मीद है बहुत आराम से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जिंक के बारे में बात करें तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2। ठीक है, निकिल की बात करें, चलो निकिल से पहले हम आयरन के बारे में बात करते हैं। अरे 0 कैसे बन गया ये, भाई 2 ही था वो, उसमें ऑटो में हो जाता है। अच्छा, आयरन के बारे में बात करें तो आयरन की एक +2 स्टेट होती है और एक क्या होती है, +3 स्टेट होती है। ज्यादा स्टेबल कौन सी है,
नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम चला करे तो आप सीधे सीधे से लिख लो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो क्या बना? 4s2 एंड 3d6। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा बेटा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा तो क्या बना लेगा? Fe+2। अब यहां पर कौन है? 3d6, और कौन है? 4s0। अब क्या ये हाफ फिल्ड है? नहीं है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये क्या करे, 3 4 5 और ये 6, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और +3 बना लेता है। अब क्या हो गया? 3d5 और 4s0। ठीक है। तो इसीलिए फेरस का कोई भी सॉल्ट अगर आपको चाहिए तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हो, क्योंकि अगर आपने फेरस के सॉल्ट को पानी में डालकर थोड़ी देर रखा रहने दिया तो वो अपने आप ही फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन की ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो जितनी भी इसे हीट मिलेगी वो हीट काफी होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए फेरस के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब कैसे होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी हो गई? याद रहेगा बेटा, हाफ फील्ड की वजह से। ठीक है। अच्छा, क्रोमियम में आ जाए हम, थोड़ी सी क्रोमियम के बारे में बात कर लें। तो क्रोमियम की +1 भी होती है, +3 भी होती है और +6 भी होती है। ठीक है। चलो क्रोमियम के बारे में बात करी जाए तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 24 होता है। जब 24 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 4s1 एंड 3d5। एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां डाल लेता है, एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। अच्छा, 3d5 में हाफ फील्ड है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Cr+1 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, +3 कब आएगी? जब यहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो यहां पर ये क्या हो गया? सिर्फ 3d5 हो गया और 4s0 हो गया। Cr+3 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा तो 3d2 आ जाएगी। है सॉरी 3d3 आ जाएगी, है ना। और 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और Cr+6 में क्या हो जाएगा? 3d0 और 4s0। कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? कौन सी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ज्यादा स्टेबल जो होती है वो होती है +6। ठीक है। इनफैक्ट +1 तो ये बनाता ही बनाता नहीं है, ये बनाता ही बनाता नहीं है जो ज्यादा स्टेबल है। तो अब इस +3 का रीजन क्या है? तो +3 का रीजन होता है फिर से क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आप जानते हो क्या? ऊपर 2 होते हैं और नीचे क्या होते हैं? 3 होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो गैप है ये क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपके ये 3 इलेक्ट्रॉन को यहां रखता है और इन 2 को आसानी से ये निकाल देता है। समझ में आ गई बात? तो +3 भी इसकी स्टेबल होती है, +6 भी, और +6 इसकी जो रहती है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है। और इससे हमें एक और चीज मालूम चलती है कि स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। तो इसका रीजन आप क्या दे सकते हो? T2g ऑर्बिटल, इनकी वजह से। T2g ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यहाँ हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये हुंस वाला हाफ फील्ड नहीं है, ये T2g वाला हाफ फील्ड हो गया। ठीक है। लार्ज CFSC की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हुए थे जब ये +3 में था। समझ में आ रही है बात? मतलब ये आपका +1 में था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हुए थे, तो इसने क्या कहा? हम क्या कर लेंगे? हाफ फील्ड कर लेंगे 2 निकाल कर। देखो जब ये था और इसमें क्या था? 3d5, तो 5 ऐसे भर गए थे, दिखाई दे रहे हैं? तो अब आपको मालूम है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर दिया?
विदा कर दिया, निकाल दिया पीले वालों, और निकाल दिया तो अब ये कैसा हो गया, सिर्फ ये रेड वाले बचे हुए हैं और ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो T2G का हाफ फिल्ड हो गया, T2G का हाफ फिल्ड हो गया, इसलिए +3 ज्यादा स्टेबल है और +6 मोस्ट स्टेबल है। दिस इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा। जब ये सभी को निकाल दे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगनीज की, Mn। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 25 हो गया। तो 25 में इसका क्या हो जाएगा, 4s2 एंड 3d5। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले भैया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कौन सी स्टेट आई, Mn+2 आई। इसकी +2 होती है और एक ये होती है कि ये पांचों निकाल दे तो Mn+7 भी होती है इसकी। कौन सी होती है, समझ में आई है बात। तो एक्चुअल में Mn की देखी जाए तो +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है और +7 भी होती है। पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है वो होती है +2 या +7। जैसे KMnO4, KMnO4 में Mn की क्या हो जाती है, +7 हो जाती है। भाई रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं हमने, किसमें पढ़े हैं, 11th में पढ़ा था। KMnO4 दिया, ऑक्सीजन की -2 × 4, K की +1, Mn की x = 0, ये हो गया -8, ये हो गया +1 + x = 0, तो x = क्या हो गया, +7 हो गया। तो +7 इसकी ज्यादा स्टेबल है या +2 स्टेबल है। समझ में आ गई बात, नहीं है क्लियर अच्छे से, ठीक। तो ये इसकी 2 ज्यादा स्टेबल होती हैं, किसकी, Mn की। कोबाल्ट की +2 और +3 ये 2 स्टेट होती हैं, ठीक है। +2 और +3 ये दोनों ही इसकी स्टेट होती है। निकेल मोस्टली +2 स्टेट स्टेबल होती है इसकी। ये स्टेबल स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। वेनेडियम है, वेनेडियम +4 स्टेट में पाया जाता है, स्टेबल होती है। टाइटेनियम की +4 होती है, स्कैंडियम की +3 होती है, स्कैंडियम की +3 होती है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 4s2 के और 3d1 के, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हुई है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम ये जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो रहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, किसमें, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह या एक लोएस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज लोएस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, और एज सेंट्रल मेटल एटम। तो इसकी वो सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इसी चैप्टर में आ जाती हैं, और वो सब प्रॉपर्टीज हमने यहां पर पढ़ रखी है। इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, पढ़ रखे हैं इन सब के मैग्नेटिक बिहेवियर। तो उन सब चीजों का भी हम जवाब दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने इसके कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ रखा है कि कलर किसकी वजह से होता है, हाँ, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पर कुछ एक कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां डी ट्रांजिशन नहीं होता है फिर भी वहां कलर आ जाता है, तो वहां हम क्या कह सकते हैं, डी ट्रांजिशन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन आपसे सिलेबस में जब भी पूछेगा तो आप तो डी ट्रांजिशन का ही नाम लोगे। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर क्यों आ जाता है, क्या आप ये बता सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि उसे स्प्लिटिंग करनी है, और अगर उसे स्प्लिटिंग करनी है तो उसे एनर्जी चाहिए ऊपर तक जाने के लिए, स्प्लिटिंग करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ऊपर पहुंचने के लिए, जंप करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी ये कहां से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। और सराउंडिंग में ये कौन सी एनर्जी लेगा, तो जो आपका विवग्योर रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, विवग्योर रीजन होता है, यही तो हमारा विजिबल रीजन होता है।
तो अगर विजिबल रीजन की वेवलेंथ वाली एनर्जी को अगर लेता है तो ही कलर दिखाएगा। अगर वह अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रीजन से अगर आपका क्या करेगा, इंफ्रारेड रीजन से अगर ये एनर्जी लेगा तो ये कलर नहीं दिखाएगा डीडी ट्रांजिशन में। बात समझ आ रही है? यहां से अगर एनर्जी लेगा, इसकी वेवलेंथ वाली वेवलेंथ की एनर्जी लेगा तो कलर नहीं दिखाएगा। कलर वो सिर्फ विजिबल रीजन जो विबग्योर होता है वहां से एनर्जी अगर ये आपका एब्जॉर्ब करके स्प्लिटिंग करता है तो ही आपका ये कलर दिखाएगा, वरना ये कलर नहीं दिखाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ सर। ठीक है। और ये डीडी ट्रांजिशन कब नहीं होगा? डीडी ट्रांजिशन सभी लोग हैं कि नहीं है भाई? विशाखा कहां चली गई? चलो, डीडी ट्रांजिशन डज नॉट अकर, ये किस में नहीं होता है? जब पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा हो या पूरा का पूरा खाली। इन D0 में नहीं होगा एंड D10 में नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है और इसमें जगह ही नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में यहां क्या नहीं होगा? डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। और ये कंपाउंड कैसे रहेंगे? जनरली कलरलेस, जैसे जिंक के कंपाउंड। ठीक है ना, जिंक के जो कंपाउंड होते हैं वो सब। ठीक है, नेक्स्ट बात, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी। इनकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है मतलब ये चेंज कर सकती है। मतलब जैसे इशिका, आपको पैसों की जरूरत है, परी आपको पैसे देना चाहती है, उसके पास पैसे है, पर आप लोग की लड़ाई हो गई, दोनों की ईगो प्रॉब्लम है, कौन दे? ठीक है, अब आप, परी ने क्या किया, मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे लिए, मैं थोड़ी देर के लिए अमीर हुआ, फिर मैंने उठाकर वापस तुम्हें पैसे दिए, गरीब नहीं हुआ मैं, वैसी का वैसी हो गया, आपको दे दिया। तो देखो इससे क्या हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? कैटलिस्ट का यही काम होता है, हम वैसी के वैसी हो गए, तो कैटलिस्ट वैसी का वैसी होता है, रिएक्शन के दौरान वो तो चेंज होता नहीं, वैसी का वैसे ही होता है ना? रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। कैटलिस्ट का यही तो काम होता है, क्योंकि एंड में वो वैसी का वैसे ही है। तो बिल्कुल ये कैटलिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। और डी ब्लॉक वाले ही मोस्टली कैटलिस्ट क्यों होते हैं? अपनी वेरिएबल बैलेंसी की वजह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है भाई, इलेक्ट्रॉन जाना है और इलेक्ट्रॉन आना है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। पर डायरेक्टली अगर वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे तो वहां एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इस एनर्जी के कंजप्शन को बचाने के लिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होने देते, डायरेक्ट नहीं होने देते, तो ये इजिली हो जाता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने आयोडाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने H2O8 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, और यहां पर आयोडीन यानी आयोडाइड, मैंने आपको बताया था जितनी भी हैलाइड्स होती हैं उनका ऑक्सीडेशन हैलोजन बनता है। क्या बनता है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इससे I2 का फॉर्मेशन हुआ और प्लस यहां से SO4-2 का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आयोडीन पर देखो -1 से कितना चार्ज आया? 0। यहां सल्फर से कितना चार्ज आया? तो यहां सल्फर पर कितना चार्ज है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? +6।
कहां पर? 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14। सेवन तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? जरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद करो। रेंज से ऊपर नहीं ले जा रहे हो आप। कहां ले जा रहे हो? रेंज से ऊपर ले जा रहे हो आप, और रेंज से ऊपर कोई जा नहीं सकता, है ना भाई। मैक्सिमम स्टैटोमोस्टॉइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो निकालेगा बेटा, 7 कैसे निकाले? तो जब ऐसा केस आ जाता है तो जरा फिर से रेडॉक्स रिएक्शन याद करो। मैंने आपको बताया था जब मैक्सिमम से ऊपर चला जाता है रेंज से, तो हम मैक्सिमम वाला रख देते हैं। तो इसका मतलब इसका कितना हुआ ऑक्सीडेशन? और इसे जस्टिफाई कैसे करोगे भाई? मैथमेटिकली तो ये निकल रहा। तो बनी बात है, यहाँ कौन मौजूद है? परऑक्सी लिंकेज। कौन प्रेजेंट है? ठीक है, देखो मैंने इसका ये आपको ये भी बनवाया था, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। और जब परऑक्साइड लगानी है तो वो कहां लगाओ? हमेशा बीच में लगाते हैं। ये बना दिया, ये बना दिया, ओपन नेगेटिव, और ये क्या आ गया? ओपन नेगेटिव आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप चार्ज गिनोगे तो इस पर -1 है, इस पर -1 है, इस पर -2 है, इस पर -2 है, इस पर -1 ऑलरेडी था, -1 इसकी वजह से आया, -1 ऑलरेडी था, -1 सल्फर की वजह से आया, -2। अब इस ऑक्सीजन की वजह से इस पर क्या आया? +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, और इसकी वजह से +1। तो टोटल कितना आ गया? +6 आ गया कि नहीं? और बिल्कुल सेम ऐसी +6 यहां जाएगा, +1, नीचे वाली की वजह से +2, इसकी वजह से +1, तो +6 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां सल्फर पर कितना है? +6 है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, अब SO4 आप बनाते हो तो SO4 पर कितना चार्ज आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो इस पर भी +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो अब देखो हुआ क्या है, यहां पर हुआ ये है कि ये बॉन्ड टूट गया। अब आप ये सोचोगे कि यहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहां हुआ? भाई देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। हमें ये समझना है सल्फर का रिडक्शन कहां हुआ है? हुआ है क्या सल्फर का रिडक्शन? तो रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन पर अभी कैसा चार्ज था? -1। इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज था? अब ये दोनों अलग अलग टूट कर हो गए, तो अब देखो यहां कितना चार्ज होगा? -2। अब इस पे ऑलरेडी -1 है, इस पर भी ऑलरेडी -1 है। बात समझ आ रही है? इसकी वजह से यहां पर आया -1, तो इस पर कितना आ गया? +1। ऊपर वाले की वजह से कितना आ गया? +2। इसकी वजह से कितना आ गया? +2। इसकी वजह से कितना आ गया? +1। सल्फर पर तो उतना ही है, पर अब ये ऑक्सीजन पर यहां -1 इस सल्फर की वजह से आया, और एक और माइनस चार्ज आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया कि नहीं? पहले इस पर सिर्फ -1 था, यहां पर आपको ये दिख रहा है -1 था, अब यहां पर कितना हो गया? तो बिल्कुल ऐसे ही -2 यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो ऑक्सीजन है परऑक्साइड वाले, ये परऑक्साइड वाले से ऑक्साइड हो गए। क्या हो गए? कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। बात समझ आई है? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हुआ क्या? तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन किसने दिए? आयोडीन ने। और लिए किसने? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए। बहुत आसानी से नहीं दे सकता था ये से, बहुत आसानी से ये नहीं दे सकता था। तो ये प्रोसेस कैसे हुई है? तो ये प्रोसेस ऐसे हुई है, ये हमारे Fe भैया है, और ये +3 स्टेट में थे। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये किस में कन्वर्ट हो गए? Fe+2 में। 2 Fe+2 में कन्वर्ट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+2 में। और फिर इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर किसे दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए, ये वाले ऑक्सीजन को दे दिए।
इन दोनों ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन उठाकर दे दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठाकर दिया तो फिर से वापस ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो एज इट इज हो गया कि नहीं हो गया। तो इसने किसका काम किया, एज अ कैटलिस्ट काम किया इसने। समझ में आई ये बात। तो कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी का सारा आप पढ़ चुके हो, किसमें पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पर खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस अभी से लगा लेना, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी आपका ताजा है, तो बड़े आराम से क्वेश्चंस लग जाएंगे, बड़े आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और अगर उस पर धूल जम गई तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब दो दो चैप्टर्स का आपके ऊपर बोझ आ गया, एक कोऑर्डिनेट और एक डी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों को इकट्ठा लगा लीजिए। कल से चालू करते हैं एफ ब्लॉक। जो भी डाउट हो कल लेकर आइए, ठीक है।